एशिया से लेकर अमेरिका तक पूरा राजनीतिक नक्शा हिल गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से सड़कों पर खून बह रहा है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर इतना भड़क चुका है कि जेलेंस्की भी कूद पड़े हैं। और जापान के प्रधानमंत्री ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया एक नए पावर शिफ्ट की ओर बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर भारत पर कैसे पड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आखिर इतनी सारी घटनाएं एक साथ कैसे घट रही है, कौन है इसके पीछे के जिम्मेदार और क्या चाहता है वो, जानेंगे पूरी इस वीडियो में। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आप अपना फोन खोलें और अचानक आपके मोबाइल से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सब गायब हो जाए तो गुस्सा नहीं आएगा क्या। नेपाल में यही हुआ है। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और नतीजा ये निकला कि सड़क से लेकर संसद तक आग लग गई। संसद में लोग घुस गए, पुलिस ने गोलियां चला दी। अब तक 18 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और हालात इतने बिगड़ गए कि गृह मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया है। अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का बवाल है या फिर नेपाल में कोई बड़ी क्रांति पनप रही है। नेपाल का इतिहास हमेशा उथल पुथल से भरा रहा है। 2006 में राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया। 2015 में नया संविधान बना, लेकिन वहीं से राजनीतिक खींचतान और आंदोलन शुरू हो गए। नेपाल की राजनीति हमेशा दो खेमों में बटी रही है। एक तरफ भारत का असर, दूसरी तरफ चीन का दबदबा और ऊपर से अमेरिका भी बीच बीच में कूद पड़ता है, जो MCC प्रोजेक्ट और इंडो पैसिफिक रणनीति के जरिए नेपाल को अपने पाले में करना चाहता है। मतलब नेपाल हमेशा से तीन ताकतों भारत, चीन और अमेरिका के बीच खेल का मैदान रहा है। अब आइए समझते हैं मौजूदा हालात को। 4 सितंबर को KP ओली सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट ऐसे कुल 26 ऐप्स को बैन किया जा रहा है। सरकार की शर्त थी कि सभी कंपनियां नेपाल में रजिस्टर करें। मेटा और गूगल ने मना कर दिया। कुछ छोटे ऐप्स जैसे टिकटॉक और फाइबर ने मान लिया, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सबको बैन कर दिया। बस फिर क्या था, नेपाल की जनरेशन Z यानी कि जेन जी सड़क पर उतर आई। संसद में घुसने की कोशिश हुई। पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया, फिर आंसू गैस और फिर रबड़ बुलेट चलाई, लेकिन हालात हाथ से निकल गए और गोली चल गई। अब तक 18 से 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें पत्रकार और पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसी बीच नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री आवास पर आपातकालीन बैठक हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि काठमांडू समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तक को उतारना पड़ा। भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन असल बात यह है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है। नेपाल के आर्थिक हालात पहले से ही खराब है। GDP ग्रोथ 2% से भी कम है। $12 बिलियन का कर्ज चढ़ा है और करीब 40% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, यानी युवा गुस्से में है, बेरोजगारी है, आजादी की कमी है और सरकार को लेकर भरोसा भी नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ चिंगारी बनी, असली आग तो सिस्टम ने पहले से ही सुलगा रखी थी। अब जरा सोचिए, नेपाल जैसे छोटे देश में इतना बड़ा आंदोलन हो और चारों तरफ की बड़ी ताकतें लगी हो तो असर कहाँ पड़ेगा। भारत पर सबसे ज्यादा। भारत के लिए नेपाल सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, ये सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों से जुड़ा एक देश है। अगर नेपाल में अस्थिरता फैलती है तो इसका सीधा असर भारत के सीमाओं और कारोबार पर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन चाहेगा कि ये हालात उसके पक्ष में जाए और नेपाल पूरी तरह उसके पाले में आ जाए। वहीं अमेरिका भी मौके के ताक में रहेगा कि फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर नेपाल को इंडो पैसिफिक रणनीति में खींच ले। तो साफ है कि नेपाल की सड़कों पर दिखने वाला ये आंदोलन असल में दुनिया के 3 बड़ी ताकतों का शतरंज है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर सरकार पीछे हटती है और बातचीत शुरू करती है तो हालात सुधर सकते हैं। अगर क्रैकडाउन और बढ़ता है तो मौतें और बढ़ेंगी और नेपाल किसी बाहरी खेमे में पूरी तरह झुक जाएगा। और सबसे खराब हालात में हो सकता है कि राजनीतिक सिस्टम ही ढह जाए और सेना या फिर कोई विदेशी ताकत सीधे हावी हो जाए। अब सवाल आपसे है, क्या नेपाल सरकार ने सही किया कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया, या ये सिर्फ कुर्सी बचाने की एक चाल थी? और अगर नेपाल इनस्टेबिलिटी की वजह से चीन और अमेरिका के पाले में चला जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? भारत का, नेपाल का या फिर पूरे साउथ एशिया का?
और अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर और खबर निकल के आ रही है कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। तब से लेकर अब तक ये संघर्ष बढ़ता ही गया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस एक्सपोर्टर है और अमेरिका चाहता है कि रूस अपनी युद्ध क्षमता के लिए पैसे जुटाने में सक्षम ही ना रहे। इसी वजह से ट्रंप और उसकी टीम रूस और उसके सहयोगी देशों पर टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहे हैं। अभी हालात ये है कि रूस ने 8 सितंबर को रात भर में यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिससे यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली चली गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ सही ठहराया। उसने कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सख्ती जरूरी है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कम करेगा। अगर हम आंकड़े को देखें तो रूस पिछले साल $500 बिलियन का तेल और गैस निर्यात कर चुका है। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर सेकेंडरी सैंक्शन और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका रूस की युद्ध क्षमता को कम करना चाहता है, लेकिन इससे भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। अगर टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन बढ़े तो भारत और रूस के व्यापार में गिरावट आएगी और ऊर्जा कीमतें बढ़ेगी। अगर रूस दबाव झेल गया और शांति वार्ता हुई तो तेल मार्केट स्थिर होगा, लेकिन यूक्रेन में संघर्ष जारी रहेगा। अब बात करते हैं गाजा की। गाजा ने हमास और इजराइल के खूनी संघर्ष पिछले 2 साल से जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हजारों लोग मारे गए। इजराइल ने भी जवाबी हमले किए। अब ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा। गाजा में अभी बंधकों की संख्या 48 है, जिसमें 20 जीवित हैं। फिलिस्तीनियों की 63,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और करीब 1.5 लाख लोग घायल हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे हमास के लिए आखिरी चेतावनी कहा। यह युद्ध सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट से तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं। अगर संघर्ष बढ़ा तो तेल की कीमतें ऊपर जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की चेतावनी हमास पर दबाव डालने के लिए है, लेकिन अगर गाजा पर संघर्ष लंबा चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और तेल मार्केट पर भी असर होगा। अगर हमास बंधकों को रिहा कर देता है तो चीजें स्थिर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया तो तनाव और बढ़ेगा। अब चलिए बात करते हैं भारत और इजराइल के व्यापार की। भारत और इजराइल के बीच व्यापारी रिश्ते पिछले कई सालों से मजबूत हो रहे हैं। अब दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि और संभावित मुक्त व्यापार के समझौते पर काम कर रहे हैं। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलोल स्मोट्रिच सितंबर में भारत दौरे पर आए। वे वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और मनोहर लाल खट्टर से मिले और BIT और FTA पर भी बातचीत की है। इससे भारत और इजराइल के निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी और विवाद निपटने के लिए मंच मिलेगा। अमेरिका के टैरिफ विवाद के बीच ये समझौता ट्रंप को एक झटका दे सकता है। और अब जापान की कहानी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अचानक इस्तीफा दे दिया। जुलाई में हुए संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को हार मिली थी। इशिबा की पार्टी के भीतर इस्तीफे की मांग बढ़ गई और उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, असली कारण कुछ और ही था। कारण ये था कि जापान के PM कुछ दिन पहले ट्रंप के टैरिफ के दबाव में आकर बहुत ही खतरनाक डील साइन कर दिया। अमेरिका से जापानी PM $550 बिलियन के निवेश अमेरिका में करेंगे, ऐसा कुछ डील साइन कर दिए। साथ ही 15% की टैरिफ डील भी साइन कर दिए, जिससे जापान की जनता गया और उनकी पार्टी को जुलाई में हुए चुनाव में काफी बुरी तरह से हरा दिया। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे टैरिफ, युद्ध, आर्थिक समझौते और राजनीतिक इस्तीफे पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकते हैं। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, भारत पर अमेरिका का टैरिफ सही है या गलत? और नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर करके ये सही किया या गलत? और हमारे देश में भी खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।